सो ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। सितंबर 2023 में मैं अपनी ड्रीम राइड पूरी करने के लिए लद्दाख गया था, वो भी सोलो। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस सोलो लद्दाख सीरीज़ को प्यार देने के लिए। और आप सभी के प्यार की वजह से इस चैनल पर लास्ट 1 से 1.5 महीने में ऑलमोस्ट 30,000 प्लस व्यूज़ और 180 प्लस सब्सक्राइबर्स। दिल खुश हो गया, 500 का मार्क क्रॉस हो चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा तहे दिल से आप सभी का इस प्यार के लिए। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पहली बार लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो तो आप पॉसिबली कौन सा रूट आपको लेना चाहिए, कितना डिस्टेंस आप रफली कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ कितना बजट जो है वो आपका आने वाला है इस पूरी लद्दाख जर्नी में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, दिल्ली को मान लेते हैं एक बेस लोकेशन जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और दिल्ली से जब आप लद्दाख राइड स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 2 रूट है। एक तो आप श्रीनगर वाला रूट ले सकते हैं, एक आप वाया मनाली वाला रूट जो है वो ले सकते हैं। मैं जो इतना ही मैंने रिसर्च किया था और अपने पर्सनल राइड एक्सपीरियंस की वजह से भी जो मैंने फील किया, तो अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको श्रीनगर वाला रूट लेना चाहिए, मनाली वाला रूट आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में एक ऑल्टीट्यूड लेवल है जो कि हम काफ़ी नीचे की तरफ हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ऑल्टीट्यूड लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे हम मनाली वाले रूट से अगर जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होगा। आप मनाली से सिसु निकलेंगे, सिसु से जिस्पा सारचू होते हुए देन आप जब लेह पहुंचेंगे तो ऑल्टीट्यूड में बहुत ही ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से चेंज होता है। तो वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या फिर आप उसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस वो कह सकते हैं कि वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे तबीयत वगैरह ख़राब होना इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप श्रीनगर वाला रूट लेते हैं तो ऑल्टीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो इसीलिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले श्रीनगर वाले रूट से जाइए। सब जो बेसिक आइटिनरी है, जो प्लान है, तो मैंने इस प्लान को वैसे 12 दिन का रखा है, बट आप उसको 10 डेज़ में भी इस रूट को कवर करके कंप्लीट कर सकते हैं। 12 से 10 कैसे होगा वो इस वीडियो में जैसे जैसे मैं आपको रूट बताऊंगा तो वही मैं आपको बता दूंगा कि जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना दिल्ली, तो फर्स्ट डे आप दिल्ली से जम्मू के लिए जाएंगे। जम्मू ये ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर 610 के आसपास की आपकी राइड पड़ेगी। आप जम्मू में स्टे कीजिए। देन सेकेंड डे आप जम्मू से श्रीनगर के लिए जाएंगे। ये आपको 250 किलोमीटर के आसपास का जो है ये स्ट्रेच पड़ेगा। यहाँ पे आपकी 250 किलोमीटर की राइड होने वाली है। श्रीनगर में आई सजेस्ट आप एक दिन ज़रूर स्पेंड कीजिए। डेली आप श्रीनगर नहीं जा रहे हैं और थोड़ा सा क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड पे थोड़ा दिल्ली से ऊपर पहुँच चुके हैं, तो आई सजेस्ट कि वहाँ पर आप जो है एक दिन ज़रूर स्पेंड कीजिए। आप श्रीनगर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप पहलगाम जा सकते हैं या फिर आप गुलमर्ग जा सकते हैं, जैसे मैं गुलमर्ग गया था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत इन्जॉय किया मैंने। गुलमर्ग बहुत सुंदर जगह है, सर्दियों में जाने के लिए और सुंदर जगह है। सितंबर में भी जब मैं गया था तो बहुत मज़ा आया था। तो एक दिन आप श्रीनगर में ज़रूर स्टे कीजिए। तो डे 3 आप श्रीनगर ही घूमिए एंड उसके आसपास के एरियाज़ घूमिए। साथ ही साथ डे 4 पर आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। श्रीनगर से आप कारगिल की तरफ जा सकते हैं। कारगिल के रास्ते में आपको बीच में सोनमर्ग मिलेगा। सोनमर्ग की वादियों को आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड देन कारगिल से जस्ट पहले आपको द्रास मिलेगा जहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल है। वहाँ पर आप जो है जा सकते हैं, वॉर मेमोरियल को देख सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत
द्रास को ये भी कहा जाता है कि वो दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग रहते हैं। मतलब वहाँ पे मैंने सुना है कि -30 डिग्री तक भी सर्दियों में टेम्परेचर जाता है, तो आप उस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपने कारगिल के सफ़र पे। देन नेक्स्ट डे आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप कारगिल के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर लीजिए, जैसे कि आर्यन वैली आप जा सकते हो। मैंने अपनी राइड पे स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे विद इन लिमिटेड टाइम जो है वो राइड को कंप्लीट करना था। तो मैं कारगिल से बहुत पास ही है हंडरमन विलेज, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैंने हंडरमन विलेज कवर किया था एंड देन उसके बाद मैं वापस से ले के लिए निकल गया था। तो अगर आप चाहें तो आप अपना जो डे 4 है वो आप कारगिल के पास आर्यन वैली और एक सोनम वैली भी करके एक जगह है, शायद वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे फिर आप डे 5 जो है अपना ले के लिए निकल सकते हैं। तो एंड उसके बाद ले पहुँचने के बाद आई सजेस्ट कि आप कम से कम 2 दिन ले में ज़रूर स्टे करें, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। तो मैंने ये ऐसा नहीं है कि मैंने रिसर्च नहीं किया था, मैंने पढ़ा था कि हाँ ले आप जब भी पहुंचते हैं तो आप, क्योंकि आप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे आ चुके हैं, कम से कम 9,500-10,000 हज़ार से ऊपर ऑल्टीट्यूड पे हैं ले, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन रुकना है एक्लिमेटाइज होने के लिए, नहीं तो ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड से सिकनेस, जैसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में आपको बताया, वो होने लगता है। तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 दिन ले में बिताने चाहिए एक्लिमेटाइज होने के लिए। उसके बाद ही आपको अपनी आगे की जर्नी जो है वो शुरू करनी चाहिए। ले में रहने का ही मतलब ये नहीं है कि ले में बस कमरे के अंदर बैठे रहो। ले की जो मॉल रोड है, मार्केट है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। ले के आसपास बहुत सारी घूमने की जगह हैं, शांति स्तूपा वगैरह, उनको आप एक्सप्लोर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद अपना जो आप ये मान लीजिए, जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है, 6 और 7 डे आप अपने ले में बिताएंगे, डे 6 और डे 7 टू बी एग्जैक्ट। देन उसके बाद आप डे 8 पर नुब्रा वैली के लिए निकल सकते हैं, जहाँ पे आप खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा की तरफ जाएंगे। वहाँ पर आप नुब्रा की सैंड ड्यून्स में जा सकते हैं, डबल हम्प वाले ऊँटों को देख सकते हैं और नुब्रा की जो वाइब है उसे एंजॉय कर सकते हैं। अब जो आपका डे 9 आता है नुब्रा से पैंगोंग, तो अगर आपके पास बैंडविड्थ है, डे आपके पास ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नुब्रा से वापस ले आ जाइए एंड देन ले से आप पैंगोंग की तरफ निकल जाइए। क्योंकि अगर आप नुब्रा से डायरेक्ट पैंगोंग जाएंगे तो रास्ता बहुत ख़राब है दोस्त। वहाँ मैं ये कहूँगा कि रास्ता है ही नहीं। तो वो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप वो रास्ता लीजिए, उस रास्ते में मज़ा बहुत आएगा। बट ये है कि वो रास्ता हालत ख़राब कर देता है। मतलब जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा तो मतलब पूरा इंटेस्टाइन पूरा हिल गया था, मतलब मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी उस चक्कर में। लेकिन मज़ा बहुत आया था, एक अलग एक्सपीरियंस था। बट तबीयत ख़राब हो गई यार, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक चीज़ है कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। और साथ ही साथ फिर डे 9 पे अगर आप पैंगोंग पहुंच गए, आप वहाँ पर फिर पैंगोंग लेक को सुबह एक्सप्लोर कीजिए, आसपास के एरिया से एक्सप्लोर कीजिए। रात में आपको नेकेड आई से मिल्की वे जो है वो देखने को मिलती है। अगर आपके पास कैमरा है तो अच्छा, तो आप अच्छी सी फोटोग्राफी कर सकते हो, स्काई की गैलेक्सी को देख फोटोग्राफी कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। देन पैंगोंग के घाट पे जो 3 इडियट्स के सेट था वैसे ही लोकेशन बनाई हुई है, वहाँ पे भी जाके फोटोग्राफी कर सकते हो। पैसे लेते हैं लेकिन वो इस काम के कि वहाँ पे अगर बैठ भी गए तो मेरे को तो स्टूल से उठा के गई है, पैसा लगता है इसका। मैंने कहा है, मेरी हालत वैसी हो रही थी, मेरे को सांस आ ही नहीं जाता। चार्ज है तो मैं तो उठ के ही निकल गया था। तो वो एक जगह है पैंगोंग के पास, आपको शांति बहुत मिलेगी, आप आराम से बैठिए, एंजॉय कीजिए। देन आप वापस ले के लिए आइए एंड ले के बाद आप ले में रुकिए अपना डे 10। देन उसके बाद आप नेक्स्ट डे अगर आपको सारचू या जिस्पा
नहीं रुकना है तो आप डायरेक्ट मनाली जा सकते हैं, मनाली में आप अपना स्टे कर सकते हैं एंड डे 12 पर आप वापस दिल्ली के लिए आ सकते हैं। तो ये हुई हमारी 12 दिन की आइटनरी। इसको आप 10 दिन में कैसे कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप श्रीनगर में एक एक्स्ट्रा डे जो है वो स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप वो मत कीजिए। कारगिल में भी अगर आप एक एक्स्ट्रा डे स्पेंड नहीं करना चाहते तो वो मत कीजिए। या फिर आप लेह में अगर आप हेल्दी हैं, फिट महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए एक दिन शायद काफ़ी है आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, ये जैसा आप एक्चुअल में फील करते हैं, तो आप लेह में एक दिन कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 2 दिन को एडजस्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी इस लद्दाख जर्नी को 12 दिन के बजाय 10 दिन में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ तो ये तो हो गया रूट कि आप कौन सा लें और कितने दिन की आपकी क्या आइटनरी हो सकती है। साथ ही साथ अब आते हैं पेट्रोल पे। अगर आप दिल्ली से बाइक लेके जा रहे हो और दिल्ली वापस आ रहे हो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं गया था रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 पे, जिसका नाम है गुलाबो, और एक बहुत ही अजीब सा कमेंट भी आया था मेरे वीडियो पे कि आप अपनी बाइक को गुलाबो मत बोला करो, बड़ा अजीब सा नाम लगता है। मैंने कहा ऐसे भी कमेंट नहीं करने चाहिए यार लेकिन जैसे जिसकी सोच, बट हाँ मैं अपनी बाइक को गुलाबो कहता हूँ और गुलाबो ने बहुत साथ दिया। बीच में भाई 40 से भी ऊपर का भी माइलेज दिया उसने। सो अब डिपेंड करता है कि आपका पेट्रोल पे एक्सपेंस कितना आता है। आप रफली अराउंड 2800 से 3000 किलोमीटर, डिपेंडिंग आप कौन से रूट पे कोई एक्स्ट्रा लोकेशन कवर करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 2800 से 3000 किलोमीटर तो आपकी राइड दिल्ली टू वाया श्रीनगर, कारगिल, ले होते हुए नुब्रा, पैंगोंग एंड वापस मनाली, साचू जिसपा होते हुए मनाली एंड दिल्ली आते आते आपके ऑलमोस्ट 2800 से 3000 के बीच में किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे 2850 के आसपास समथिंग किलोमीटर्स थे। मैंने बीच के 100-150 किलोमीटर ऐसे स्किप कर दिए थे एक शॉर्टकट लेके, जो कि वैसे नहीं लेना चाहिए था, बहुत आसान जगह थी वो। सो बीच में ये ऐसा भी एक पागलपंती की थी मैंने। और तो ये है अब आपकी बाइक की माइलेज है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना पेट्रोल लगेगा। मेरा 8-8.5 हज़ार के आसपास टोटल जो है पेट्रोल का खर्चा आया था। अगर आपकी बाइक जो है माइलेज अच्छी देती है तो आपका ये खर्चा 6-6.5-7 हज़ार के आसपास भी आ सकता है। तो और आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करते हैं। तो ये वाली एक चीज़ भी जो है वो बहुत मैटर करती है। और टोटल बजट जो है आपका लद्दाख राइड के लिए होना चाहिए एटलीस्ट मैं कहूँगा कम से कम 25,000 आप मान के चलिए, 25,000 आपके लगेंगे अगर आप सोलो जा रहे हैं। यही अगर आप ग्रुप में चले जाते हैं तो हाँ आपकी कॉस्टिंग जो है काफ़ी हद तक बच जाएगी। जैसे कि अगर आप अगर पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप बिल स्प्लिट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पेट्रोल का प्राइस आपका आधा हो गया एंड जो रहने का भी खर्चा है वो भी आधा हो गया। क्योंकि अगर आप सिंगल रूम लेंगे सिंगल बंदे के साथ, वो आपको अगर 1000 रुपये का पड़ रहा है, वहीं अगर आप उस रूम में दो लोग रुक जाएंगे तो 500 पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। जितना बड़ा ग्रुप होता है उतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है, बट फिर भी मिनिमम आई सजेस्ट कि 25,000 आप बजट मान के चलिए कि एटलीस्ट आपका जो खर्चा है वो इस राइड पर होने वाला है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एंड तक यहाँ तक बने रहे हैं प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार बोल रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे कि लद्दाख राइड की प्रिपरेशन में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ जो मैंने की थी मैं एक्सपेक्ट करूँगा और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो गलतियाँ ना करें अपनी राइड की पैकिंग को लेकर। और रूट में आप किन किन मेन पॉइंट्स को कवर कर सकते हो, या फिर और भी जितनी टिप्स हैं लद्दाख राइड को लेके वो भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करता रहूँगा। सॉरी 1 महीने तक वीडियो नहीं डाल पाया, यही फिगर आउट कर रहा था कि यार लोकेशन नहीं है, यहाँ बैठ के करूँ कि वहाँ बैठ के रिकॉर्ड करूँ, ये करूँ वो करूँ। आज गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड कर लिया। तो अब ये कि अब रिकॉर्ड क्या करना है, कंटेंट और शेयर करनी है नॉलेज आप सभी के साथ। और अगर उससे किसी की भी हेल्प हो पाती है तो यार क्या ही कहना। और अगर गलती होगी तो प्लीज़ आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या फिर ये चीज़ करनी चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।